हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस का नई कॉपी के पैटर्न में क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। आज हम कुछ 6 नंबर के प्रश्न देखेंगे, क्योंकि 6 नंबर के प्रश्नों को लिखने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और जो हमारा आंसर होता है वो कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा है। तो हम किस तरीके से उसको मैनेज करें, किस तरीके से उसको हम लिख पाएँ ताकि हम पूरा का पूरा आंसर कंप्लीट लिख पाएँ। तो देखिए, पहले जो हम निष्कर्ष वगैरह लिखते थे वो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जहां निष्कर्ष लिखना ज़रूरी है, तो वहीं हम निष्कर्ष लिख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 हम क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर के कि तो किस प्रकार हम उनको लिख सकते हैं। अगर नए पेपर में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये 5 नंबर में होंगे। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की संस्कृति आज के भारत में भी जारी है। इस पर हमको 6 नंबर में लिखना है। तो देखिए, इस तरह से हम लास्ट तक लिख सकते हैं। हड़प्पा की संस्कृति आज के भारत में भी जारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से लिखेंगे हम वो देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। मेरे चैनल पर मेंस प्रीलिम्स दोनों का वीडियो आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा आपको हमारे नोट्स भी ले सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स। इसी प्रकार से जैसे वीडियो में आप देख रहे हैं, इसी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स के लिए भी आप हमारा पूरा पैकेज परचेस कर सकते हैं, या जो आप सेपरेटली नोट्स लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। हड़प्पा की संस्कृति आज के भारत में भी जारी है। तो भारतीय संस्कृति प्राचीनता, निरंतरता व चिरस्थायित्वता के स्वरूप में स्पष्ट परिलक्षित होती है। भारतीय संस्कृति के इतिहास में हड़प्पा संस्कृति का योगदान उल्लेखनीय रहा है। तो योगदान अब आज भी भारत में जारी है, मतलब कहाँ कहाँ पे हड़प्पा की चीज़ें हमको दिखती हैं। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रो लिख लिया कि भारतीय संस्कृति प्राचीनता, निरंतरता व चिरस्थायित्वता के स्वरूप में परिलक्षित होती है। इस भारतीय संस्कृति के इतिहास में हड़प्पा संस्कृति का योगदान उल्लेखनीय रहा। हम देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मातृ प्रधान सभ्यता थी, जिसे वर्तमान समाज में शक्ति देवी, ग्राम देवी के रूप में माना जाता है। मतलब पहले भी मातृ देवी की पूजा की जाती थी और अब भी मातृ देवी की पूजा की जाती है। दूसरा, सैंधव सभ्यता में वृक्ष पूजन के प्रमाण मिले हैं, जो आज भी भारतीय समाज में परिलक्षित होते। आज भी बरगद की पूजा होती है, बट पूजा होती है, हम देखते हैं। तो पहले भी होता था और आज भी वृक्ष पूजन के प्रमाण मिलते हैं। नाग पूजा, सिंधु पूजा सभ्यता के समय नाग पूजा जो थी, जो अभी भी हम लोग नाग को पूजते हैं, नाग देवता को पूजते हैं, तो वो पहले भी सिंधु सभ्यता के साथ जो वर्तमान में परिलक्षित है, तो वो पहले भी दिखाई देती थी। सुनियोजित नगर बसाने का ज्ञान सैंधव काल की ही देन है। अच्छी तरह से जो व्यवस्थित नगर जो बसते थे, उसका ज्ञान भी सैंधव काल की ही देन है। सिंधु सभ्यता के कारण ही जो हम आज के जो नगर हैं, आज की जो स्मार्ट सिटी हैं, वो उसी तरह से सुनियोजित बनी हुई हैं जैसे सैंधव काल की थी। लास्ट में हम एक लाइन छोटा सा लिख सकते हैं, इस प्रकार स्पष्ट है सैंधवकालीन लक्षण वर्तमान में भी जीवित है। हम इतना ही निष्कर्ष लिख पाएंगे, क्योंकि हमको देख रहे हैं आप, इतना सा स्पेस है। इतने से स्पेस में हमको हमारा पूरा 6 नंबर का आंसर लिखना है, तो हम कैसे लिख पाएंगे। तो इस तरीके से आपको मैनेज करके चलना है कि आप जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो वही आप आंसर में डालें। जैसे कि आपको किसी के 10 पॉइंट याद है, तो आप उसके जो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हो, अट्रैक्टिव पॉइंट हो, आप वो डालें। दूसरा है भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव। तो पहला आक्रमण लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था। तो इसके प्रभाव क्या थे। अब प्रभाव पूछे तो हमको फालतू एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, प्रभाव ही लिखना है। तो प्रभाव, ईरानी आक्रमण का पहला प्रभाव क्या था कि सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। समुद्री मार्ग की खोज हुई तो जिससे क्या हुआ, विदेशी व्यापार बढ़ा। पश्चिम उत्तर भारत में दाई से बाई और खरोष्टी लिपि का प्रसार हुआ। जो पश्चिम उत्तर भारत था, वहाँ दाई से बाई और खरोष्टी लिपि का प्रसार होने लगा। ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रसार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा आरंभ हुई। तो पहला क्या हुआ कि ईरानियों के द्वारा समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। पश्चिम उत्तर भारत में दाई से बाई खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार हुआ। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा आरंभ हुई। मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण, घंटे के आकार का गुंबद।
अशोक के शासनकाल की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। मतलब अशोक ने जो जगह जगह लेख खुदवाए हैं उनमें भी कहीं कहीं पर ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। मौर्य वास्तुकला पर भी ईरानी प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव कॉपी जो वैल्यूअर होगा, जो कॉपी चेक करने वाला होगा, वो आपको क्या करेगा, इनमें आपने अगर बहुत अच्छे से पॉइंट लिखा है तो आपको 4 से 5 नंबर यहाँ पे देगा, क्योंकि आपने आंसर को अपना जो जो प्रभाव थे मैन अट्रैक्टिव आपने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट है ईरानी। अभी हमने लिखा कि ईरानियों द्वारा भारतीय क्षेत्र में आक्रमण के प्रभाव। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ईरानियों द्वारा भारतीय क्षेत्र में आक्रमण के कारण। तो 6वीं सदी में प्रथम आक्रमण हुआ था। कब हुआ था? 6वीं सदी में प्रथम आक्रमण हुआ था। ईरानी सम्राटों की सबसे क्या कारण था? पहला कि जो ईरानी सम्राट जो थे उनकी पश्चिम में सुदृढ़ता हो गई थी, मतलब पश्चिम में वो अच्छे बसे हुए थे, मजबूती से मजबूत पकड़ बना ली थी उनने वहाँ पे। भारत के पश्चिम उत्तर राज्य की अस्थिर अराजक राजनीतिक स्थिति। भारत के जो पश्चिम उत्तर राज्य थे वहाँ की स्थिति जो थी अराजक थी, कोई केंद्रीय शासन नहीं था। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व। इनका बहुत ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से भी महत्व होना, सामरिक दृष्टि से भी महत्व होना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति। उनको उत्तरापथ जो मार्ग था उस पर नियंत्रण करना था। भारत में व्यापार बढ़ाने और भारत की संप्रदा से आकर्षित होना। तो ईरानी सभ्यता, ईरानी सम्राटों की पश्चिम में सुदृढ़ता, भारत के पश्चिम उत्तर राज्यों की अस्थिर अराजक राजनीतिक स्थिति, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांतों का सामरिक और आर्थिक महत्व, उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रित करने की इच्छा शक्ति, भारत में व्यापार बढ़ाने और भारत की संपदा से आकर्षित होने। तो आपने देखा क्या कारण था? पहले ईरानी सम्राट क्या थे? पश्चिम में सुदृढ़ता से बसे हुए थे। भारत के जो पश्चिम उत्तर राज्य थे वहाँ की स्थिति जो थी वो अराजक थी, अस्थिर राजनीतिक स्थिति थी। पश्चिम उत्तर पर नियंत्रण करना चाहते थे। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांतों का आर्थिक महत्व था। उत्तरापथ मार्ग पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति थी। तो ये सभी कारण थे जिससे ईरानियों ने भारतीय क्षेत्रों में आक्रमण किया। नेक्स्ट है सिकंदर के भारत पर जब सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण हुआ तो उसके क्या प्रभाव हुए? तो प्रथम आक्रमण सिकंदर का 326 ईसा पूर्व हुआ था। तो इसके प्रभाव हम ये नहीं लिखेंगे कि कहाँ का शासक था, क्या हुआ, किसका पुत्र था, ये हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि भारत में प्रभाव, तो हम केवल भारत में ही प्रभाव इसके लिखेंगे। ये जो इसकी PDF है इसकी मैं अपने जो हमारा प्राचीन इतिहास का ग्रुप है उसमें पहुँचा दूंगी। हमारे जो 22 ग्रुप है उनमें मैं क्वेश्चन पहुंचाती रहती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट रहता है, तो आप वहाँ से ज़रूर लिख लिया कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन वो रहते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ही सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया तो जो यूरोप है, प्राचीन यूरोप का जो थे, उनको प्राचीन भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। सबसे पहले सिकंदर के आने का क्या प्रभाव रहा कि प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत से संपर्क करने का मौका मिला। दूसरा है भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। सबसे पहले क्या है कि प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत से संपर्क करने का मौका मिला और भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। भारत और यूनान के लोग अलग अलग क्षेत्रों में संपर्क स्थापित कर पाए। पश्चिम उत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हो गया। जो पश्चिम उत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्य थे वो एक हो गए और उनका एकीकरण हो गया। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। भारतीयों ने यूनानियों से क्या किया? छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। उलूक शैली जो थी वो इसी का परिणाम थी। कौन सी? उलूक शैली। गांधार शैली की कला का विकास भी इसी का परिणाम है। उलूक शैली का विकास इसी का परिणाम था और गांधार शैली का कला का विकास भी इसी का परिणाम है। तो हमने क्या लिखा? सिकंदर के आक्रमण पर भारत के प्रथम आगमन 326, प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के संपर्क में आने का मौका मिला। दूसरा, भारत के और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। पश्चिम उत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का एकीकरण हो गया। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। उलूक शैली इसी का परिणाम थी। गांधार शैली का कला का विकास भी इसी का ही परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने पढ़ लिया है कि हड़प्पा सभ्यता आज भी वर्तमान में जारी है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व्ड पेपर हैं जो आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।